बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे लास्ट टॉपिक की कंटिन्यूटी में ही है। हमने आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे। आइसोमेरिज्म के बाद हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया था, ठीक है जी। उसके बाद हमने बात की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें तो सिस और ट्रांस आइसोमर्स और सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म भी इसको कहा जाता है। क्या खास बात है यहाँ पे, क्यों ऑब्जर्व होता है, किन कंपाउंड्स में ऑब्जर्व होता है? ऐसे हमारे जो कंपाउंड्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड्स होगा, जिनको हम अल्कीन्स कहते हैं, उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रहा होता है। या साइक्लिक कंपाउंड्स में, साइक्लिक अल्केन्स में भी हमारे पास आइसोमेरिज्म जो ज्योमेट्रिकल है वो एग्जिस्ट करता है। अब इसकी क्या पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस है या क्या ख़ास बात है, क्या इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जब हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड्स और साइक्लिक अल्केन्स, ये आइसोमेरिज्म इनमें हम ऑब्जर्व करें तो इनमें ऐसी क्या चीज़ कॉमन है जिसकी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहे होते हैं? तो इम्पॉर्टेंट बात जो है इनकी वो क्या है? रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन। हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो रोटेट करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, वो मूव करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं। तो आपके पास डबल बॉन्ड्स की वजह से या साइक्लिक कंपाउंड्स में भी जो रोटेशन होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। इस वजह से आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें जो अटैच एटम्स हैं या कोई पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं वो रोटेट नहीं कर पाते, और उसी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, सिस और ट्रांस आइसोमर्स फॉर्म। हम अल्कीन्स में अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें तो हमने ये बात देख ली कि अगर आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है? रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। डबल बॉन्ड की वजह से आपके मॉलिक्यूल में जो है, जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं वो रोटेट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर वो रोटेट करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि अल्कीन्स में डबल बॉन्ड है। तो आपके पास जो पाई बॉन्ड है, जो आपके पास पैरेलल ओवरलैपिंग के रिजल्ट में बना था, वो जो है उसकी वजह से, उस एडिशनल बॉन्ड की वजह से रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। अदरवाइज जब सिंपल अल्केन्स होते हैं तो एटम्स वगैरह आराम से इजीली रोटेट कर रहे होते हैं जी। मेन कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कि आपके पास क्या है? आपके पास जो मेन रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन अबाउट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है बना हुआ है, उसके जो सराउंडिंग के एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उनकी रोटेशन में जो रिस्ट्रिक्शन है, इसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका एग्जिस्ट कर रहा है। एक एग्जांपल सी आपके पास मौजूद है। देखो, आपके पास कार्बन दो हैं जो आपस में डबली बॉन्डेड थे। अब क्या है? सेंट्रल कार्बन, हम बार बार बात करें रोटेशन की, तो किस तरीके से रोटेशन? देखो, आपके पास अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड मौजूद है, मींस वन सिग्मा वन पाई। सिग्मा बनता है हेड ऑन हेड ओवरलैप की वजह से, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। उसके बाद जो पी ऑर्बिटल्स बच जाते हैं वो जो है आपके पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब ये दोनों तो अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं, लेकिन ये जो बॉन्ड्स हैं ये रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इन केस ऑफ अल्केन्स। अल्कीन्स के केस में क्या होगा? अगर ये रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ये वाला जो आपका बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा। देखो, फॉर एग्जांपल ये दो कार्बन थे जो डबली बॉन्डेड है, ये आपके पास बीच में सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ओवरलैपिंग शो हो रही है, ये हमारे पास क्या है? पाई बॉन्ड है। इस पाई बॉन्ड की वजह से आपके जो एटम्स हैं ये रोटेट नहीं कर पाते, ठीक है। आपके पास हाइड्रोजन, इसको वन लिखा, इसको टू लिखा। अब अगर ये रोटेट करने की कोशिश करे कि हाइड्रोजन टू ऊपर चला जाए और नीचे हाइड्रोजन वन नीचे आ जाए, अगर इस तरह की कोशिश करेगा तो इस कोशिश में इसका जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की रोटेशन हम अल्कीन्स में ऑब्जर्व नहीं करते, ये रोटेशंस नहीं होती। अब जब एटम्स अपनी मर्जी से सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करके रोटेट नहीं करते तो उनके एटम्स जिन पोजीशंस पे होते हैं वो वहीं लॉक हो जाते हैं।
अब वो वहीं लॉक हो जाते हैं, तो उसी के बाद हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स को लोकेट कर पाते हैं या आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कहाँ से आ गई? अल्कीन है, अल्कीन में जो कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। 2 पी यूज हो गए, 1 पी रिमेनिंग होता है जो आपके पास ये इधर पाई बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात हमारी हो गई कि आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड की वजह से डबल बॉन्ड आपका रोटेट के सराउंडिंग के एटम्स रोटेट नहीं कर पाते। अगर वो कोशिश करेंगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि हम बात करें एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें। एक जनरल अगर हम बात करें कि हमने क्या लिया है, एक बोर्ड ले लिया, ये एक बोर्ड और ये एक बोर्ड, ये 2 बोर्ड्स आ गए, इसमें एक नेल को इंसर्ट किया, इस नेल को बॉन्ड सपोज करना है। ये अब क्या है, 2 एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड। अभी भी जब तक एक नेल मौजूद है, ये दोनों प्लैंक्स, ये दोनों बोर्ड्स एक दूसरे के ऊपर फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जब तक इनमें एक नेल मौजूद है, एक बॉन्ड मौजूद है, तो ये एक दूसरे के ऊपर फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। इसी प्लैंक पर, इन्हीं दोनों प्लैंक्स पर, इन्हीं दोनों बोर्ड्स पर हमने एक नेल और इंसर्ट कर दी। आप इसको इक्वली प्लेस करके इंसर्ट करें या पोजीशंस में गैप दे के इंसर्ट करें, दोनों वेज से करने, कोई भी तरीका। लेकिन दूसरी नेल इंसर्ट करने के बाद आपके ये दोनों बोर्ड्स अब फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। ये इसको रिलेट किया जा रहा है बिल्कुल सिंगल और डबल बॉन्ड से। जब तक सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन इसके अराउंड पॉसिबल है, लेकिन जब डबल बॉन्ड्स आ गए तो अब रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो गई। अब ये दोनों बोर्ड्स एक दूसरे के ऊपर रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको समझने के लिए एक और एनिमेशन। अल्केन्स हैं, उनके में कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। अब ये देखो, ये जो नेबरिंग एटम्स हैं कार्बन के इर्द गिर्द जो अटैच एटम्स हैं, ये आराम से बड़ी आसानी से रोटेट कर रहे हैं। तो अल्केन्स में रोटेशन है, लेकिन अल्कीन्स में क्या हुआ, एक और बॉन्ड आ गया, 2 बॉन्ड्स आ गई है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड और जो पाई बॉन्ड है वो कैसे बन रहा है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से। इस ओवरलैपिंग की वजह से अब रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो गई। ठीक है, अब रोटेशन आपकी रिस्ट्रिक्टेड हो गई और आपके पास अब यहाँ पे रोटेशन नहीं हो रही और आपका जो है सिस और ट्रांस आइसोमर फॉर्म हो रहा है। अगर आपके पास हम फर्दर बात करें, मैंने नाम दिया सिस और ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है जी, सिस और ट्रांस आइसोमर्स को समझने के लिए 2 ब्यूटीन की एग्जांपल लेते हैं। 2 ब्यूटीन की एग्जांपल हमने ली तो इसमें क्या है, इसके 2 आइसोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स 2 ही होते हैं, सिस और ट्रांस। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। क्या फर्क आ रहा है, ये सिस लिखा है, ये ट्रांस लिखा है, ये अरेंजमेंट है, ये सिस की अरेंजमेंट है, ये ट्रांस की अरेंजमेंट है। अगर मैं कहूँ कि आपका ये सिग्मा बॉन्ड है और ये इसका एक प्लेन मौजूद है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का प्लेन मौजूद है, सही, तो आपके पास ये हमारा प्लेन आ गया ऐसे, प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब आपने ये चेक करना है कि आपके जो एटम्स हैं वो किधर अटैच्ड, क्या इस वक्त दोनों CH3, दोनों बल्कि ग्रुप्स जो हैं आपके, वो आपके पास कहाँ अटैच हैं, अबव द प्लेन अटैच, दोनों अबव द प्लेन मौजूद है। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन्स बिलो द प्लेन। जब बल्कि ग्रुप्स, इनको बल्कि ग्रुप्स कहा जाता है। बल्कि किस रिस्पेक्ट में, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। देखो हाइड्रोजन तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो कार्बन के सराउंडिंग में इस रीजन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जब CH3 या इस तरह के ग्रुप्स आ जाते हैं तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स का एक बंच कैरी कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन है, कार्बन ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हुए, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बल्कि ग्रुप्स काउंट करते किए जाते हैं।
और ये दोनों क्या है इस वक्त प्लेन के एक तरफ है, अबव द प्लेन है, हाइड्रोजन दोनों बिलो द प्लेन है। तो ऐसा आपका आइसोमर जिसमें सिमिलर ग्रुप्स जो हो प्लेन के एक साइड पर हो वो कहलाते हैं सिस आइसोमर्स। और वो आइसोमर्स जिसमें बल्कि ग्रुप्स या जो सेम ग्रुप्स हैं वो आपके पास अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन डायगोनली ऐसे आ रहे हों तो आपके पास वो क्या कहलाते हैं, वो आपके पास ट्रांस आइसोमर्स कहलाते हैं। राइट, सिस में दोनों ग्रुप्स एक ही साइड पर मौजूद है, ट्रांस में डायगोनली आ रहे हैं, प्लेन के अबव और प्लेन के बिलो। तो ये हो गया हमारे सिस और ट्रांस आइसोमर्स, दो ही ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होते हैं। ये किसके आइसोमर्स है, 2-ब्यूटीन के। कन्वर्जन ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म्स भी हम बात करें जब इसकी, तो कन्वर्जन पॉसिबल है। हम सिस आइसोमर को ट्रांस में और ट्रांस को सिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस में तो रिस्ट्रिक्शन होती है, बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता। हम पहले डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं। डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम टेम्परेचर दे दें या हम लाइट सोर्स यूज कर लें। हमने इतनी क्वांटिटी में यूज करनी है जो 62 किलो कैलोरीज पर मोल की एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ये वो एनर्जी है जो एक पाई बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए रिक्वायर्ड है। अब जब आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो पीछे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा और उसके बाद फिर क्या है आपके पास रोटेशन पॉसिबल है। जब सिग्मा बॉन्ड होता है तो फिर रोटेशन आपकी पॉसिबल होती है। उसके बाद दोबारा कूल डाउन कर लेते हैं तो हमारे पास दोबारा डबल बॉन्ड बन जाता है। हवालो, ये एक सिस आइसोमर है हमारा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, हमने हीट दिया तो आपके पास हमने 62 किलो कैलोरीज की एनर्जी दे दी और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया जो पाई बॉन्ड। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, हाइड्रोजन दोनों ऊपर हैं और CH3 दोनों नीचे। आपने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो सिस आइसोमर है वो पूरा का पूरा ट्रांस में कन्वर्ट हो जाए। कुछ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ ने रोटेट किया, कुछ ने रोटेट नहीं किया। तो जो मॉलिक्यूल्स रोटेट हो जाएंगे, अब क्या था, यहाँ CH3 इस प्लेन के नीचे है और ये भी CH3 प्लेन के नीचे, दोनों CH3 एक साइड पे थे, सेम साइड पे थे। अब क्या हुआ, जब रोटेशन हुई, यहाँ पे रोटेशन क्या हुई, इस कार्बन के जो हाइड्रोजन और CH3 है ये रोटेट हुए। इनकी रोटेशन के रिजल्ट में क्या हुआ, CH3 ऊपर चला गया, H नीचे आ गया, CH3 ऊपर चला गया, H नीचे आ गया। अब क्या है, CH3 दोनों अपोजिट साइड पर आ गए, डायगोनली आ गए। अब जब ये डायगोनली आ गए आपके पास तो ये कन्वर्ट हो गया, कौन सा आइसोमर बन गया, ट्रांस आइसोमर बन गया। उसके बाद हम इसको कूल डाउन करेंगे, कूल डाउन करने पर क्या होता है, दोबारा डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, दोबारा डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, हमारा दोबारा एल्कीन बन गया। जो अब हमारे पास पहले सिस था, अब हमारे पास वो एक मिक्सचर बन गया। ठीक है, आपके पास पहले से, आपके पास जब हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन की, तो अब आपके पास जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, एक मिक्सचर मिलेगा ट्रांस और सिस का। कुछ सिस में से जो कंपाउंड सिस फॉर्म में थे वो ट्रांस में कन्वर्ट हो गए, कुछ सिस फॉर्म में जो थे वो एज इट इज रहे। तो ये हो गई हमारी कन्वर्जन सिस इनटू ट्रांस। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो एक और इम्पॉर्टेंट रीजन जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो क्या है कि ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन कॉरेस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर्स। ट्रांस आइसोमर्स में हमने देखा कि बल्कि ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पर होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। ट्रांस की ही बात की थी ना कि सेम ग्रुप्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, बल्कि ग्रुप्स अगर हैं तो वो एक दूसरे से दूर हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। जबकि सिस में एक ही डायरेक्शन में आ रहे होते हैं, एक ही साइड पर आ रहे होते हैं। जब आपके पास बल्कि ग्रुप जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं, जो अपने साथ बल्कि ग्रुप्स जो अपने साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं, जब वो प्लेन के एक ही तरफ आ जाएंगे, प्लेन के एक ही साइड पर आ जाएंगे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही साइड पर आ गए और दूसरा एंड बिल्कुल खाली है। तो क्या होगा, वहां पे सेम चार्जेस, कौन से, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन्स बढ़ेंगी। इस रिपल्जन को हम कहते हैं स्टेरिक रिपल्जन। और इस स्टेरिक रिपल्जन की वजह से सिस आइसोमर्स, अब वहां रिपल्जन्स बढ़ रही हैं तो जो सिस आइसोमर को अनस्टेबल कर देती है। ठीक है,
तो आपके पास मेन क्या कॉन्सेप्ट है इसका कि सिस ट्रांस आइसोमर स्टेबल क्यों है सिस से, क्योंकि ट्रांस में बल्की ग्रुप्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में अटैच है, जबकि सिस आइसोमर में बल्की ग्रुप्स एक ही साइड पर अटैच हो जाते हैं, प्लेन के एक ही तरफ अटैच हो जाते हैं, और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या हो जाता है, स्टेरिक रिपल्जन होती है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब एक ही साइड पर आ जाते हैं तो सिमिलर चार्ज की रिपल्जन होती है, जिसकी वजह से सिस आइसोमर्स की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये भी रीजंस में आता है, रीजन आता है आपका। और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन की तरह और जो हमने पिछला पढ़ा कन्वर्जन ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की अगर हम एक जनरल बात करें तो इनकी डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकली और फिजिकली ये डिफर कर रहे होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी डिफर करती हैं। ये जो आइसोमर्स बनते हैं इनको हम जो फिजिकल टेक्निक्स हैं जैसे कि फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन, क्रोमैटोग्राफी, आपके पास सेपरेशन फनल, सेपरेटिंग फनल वगैरह, इनके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। ये चीज़ हम कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे भी हमने कन्वर्जन पढ़ी सिस इनटू ट्रांस, तो हमें फाइनली एक मिक्सचर मिल रहा था, मिक्सचर में दोनों फॉर्म्स थी, हम कोई भी मेथड यूज करके जो सूटेबल है उसको यूज करते हुए हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स को सेपरेट कर लें। सारे अल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट बात। स्टार्टिंग में तो हमने पढ़ा था कि अल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और साइक्लिक अल्केन्स, ठीक है, लेकिन अल्कीन्स में भी कुछ कंडीशंस हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशंस हैं हम वो देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसी वक्त पॉसिबल है जब आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच ना हो, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो इस पे, उस कार्बन पे जो डबल बॉन्ड बना है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब पॉसिबल है, जब वो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा है उस कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, सेम ग्रुप्स अटैच ना हो। जैसे कि एग्जांपल है प्रोपीन। अब हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमारा फोकस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये बनाया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पे हमने देखा दो हाइड्रोजन अटैच, हाइड्रोजन 1 2, ये कार्बन देखा इस पे एक हाइड्रोजन अटैच है और एक CH3 अटैच है। अब क्या इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा, हमने देखा कि कार्बन जो डबली बॉन्डेड है, ये भी आ गया और ये भी आ गया, हम इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे। इस कार्बन पे एक CH3 अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, लेकिन इस कार्बन पे देखा तो ये भी हाइड्रोजन निकला और ये भी, तो ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स हो। अगर किसी एक कार्बन पे भी आइडेंटिकल ग्रुप्स आ जाए तो फिर वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन को देखूं तो मैं इस हाइड्रोजन, इन दो हाइड्रोजन को देख के सिस बोलूं या इन दो को देख के ट्रांस बोलूं, समझ आई बात। तो जब अगर किसी एक एटम पे जो डबली बॉन्डेड है आइडेंटिकल ग्रुप्स आ जाए तो वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फिर पॉसिबल नहीं हो। तो प्रोटीन के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रोटीन के नहीं। फॉर एग्जांपल देखते हैं 3 हेक्सीन, 6 कार्बन की चेन है जिसमें थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अपना मेन फोकस रखेंगे। इस कार्बन को देखें तो इस पे एक H लगा हुआ है और बाकी ये CH2 CH3 लगा हुआ है। ये कार्बन एक H लगा हुआ है, एक CH2 CH3 लगा हुआ है। इस कार्बन को देखो तो एक H लगा हुआ है, एक CH2 CH3 लगा हुआ है, ये अटैच हो गया। अब ये आ गए वो दोनों कार्बन जो डबली बॉन्डेड हैं। अब इस कार्बन को देखते हैं, इसके ग्रुप्स देखेंगे कि आइडेंटिकल है या डिफरेंट है। एक हाइड्रोजन, एक CH2 सॉरी CH2 CH3 डिफरेंट है, ऑलराइट। सेकंड भी चेक कर लें, कार्बन है, हाइड्रोजन, CH2 CH3 डिफरेंट है, दोनों कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, इसका मतलब यहाँ पे आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। सिस इसका कैसे होगा, जब दोनों CH2 CH3 एक साइड पर आ जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन प्लेन के एक साइड पर आ जाएंगे, तो ये सिस हो गया। और जब आपके पास ये डायगोनली आ गए, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, एक CH2 CH3 ऊपर एक CH2 CH3 नीचे, अब ये ट्रांस आइसोमर्स होगा।
फॉर एग्जाम्पल 2-ब्यूटीन डाइओइक एसिड, ओइक एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, दो COOH अटैच है, ब्यूटीन की चेन है, यानी कि 4 कार्बन की चेन है और सेकंड पे डबल बॉन्ड भी है। अब ये 4 कार्बन है 1 2 3 4, ओइक एसिड COOH हमेशा चेन के एंड पर आते हैं, टर्मिनल पे आते हैं। 1 2 सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हमारा फोकस रहेगा। हम कहेंगे कि इस कार्बन पे एक H और एक COOH अटैच है, इस कार्बन पे एक H और एक COOH अटैच है। स्ट्रक्चर ये ऐसे है। अब इसके आइसोमर्स होंगे या नहीं होंगे उसको देख लेते हैं। हम कार्बन देखते हैं जो डबली बॉन्डेड है, इस पे एक हाइड्रोजन और एक COOH है, दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ऑलराइट, दूसरा चेक किया, एक COOH और एक H, दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यानी कि ये जो दोनों कार्बन हैं इन पे आइडेंटिकल ग्रुप्स नहीं है, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो इनके आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। कैसे? या अब इन आइसोमर्स में ये ट्रांस है और ये सिस है। इस स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में तो फर्क है, लग रहा है फर्क है, सिर्फ इसको रोटेट करके बनाया गया। इस स्ट्रक्चर को अगर रोटेट करें तो ये इसी फॉर्म में आएगा, ये बनेगा इसका प्लेन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके पास ये आ गया हमारा इसका प्लेन। बल्कि ग्रुप्स जो आपके हैं या सेम ग्रुप्स प्लेन के एक साइड पर हैं या ऑपोजिट साइड पर। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि आपके पास COOH एक प्लेन के एक तरफ है, एक प्लेन की दूसरी साइड पर डायगोनली आ रही है, हाइड्रोजन एक तरफ, हाइड्रोजन एक तरफ। जब ऑपोजिट आ रहे हो, एक दूसरे से दूर हो, तो ट्रांस आइसोमर। इस केस में COOH दोनों प्लेन के एक साइड पर। जब एक साइड पर है तो आपके पास क्या हो गया, सिस हो गया। COOH एक साइड पर, हाइड्रोजन एक साइड पर, तो ये आपका सिस आइसोमर। तो ये हो गए हमारे पास क्या कि किस तरह अल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम बात करेंगे। अब अगर हम देखें साइक्लिक अल्केन्स में, तो उनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है, क्योंकि वहां भी रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन होती है। अल्केन्स में कहाँ से रिस्ट्रिक्शन आ गई? अल्केन्स में तो सिग्मा बॉन्ड है, जब तक सिग्मा बॉन्ड है तब तक तो रोटेशन है, लेकिन जब साइक्लिक फॉर्म में होता है तो रिंग सा बन जाता है, और इस रिंग में एक एटम दो के साथ कनेक्टेड होता है, और इस वे में इसकी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। अगर आपका एटम जो है उसके रोटेट करने की कोशिश करता है तो नेबरिंग बॉन्ड ब्रेक होने का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। एग्जाम्पल है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन की चेन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और 1 और 2 पे डाइमिथाइल है। हर कॉर्नर एक कार्बन है, 1 2 3, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया है। और साइक्लिक नॉमेनक्लेचर का, साइक्लिक एल्केन्स का, जब साइक्लिक कंपाउंड्स के जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो रूल क्या होता है कि जहां ग्रुप अटैच है वहीं से नंबरिंग शुरू करना। अब ये हो गया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 1 और 2 पे 2 मिथाइल अटैच है। लाइन ड्राइंग हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइन ड्राइंग में आपके पास क्या होता है, ये उसी से रिलेट कर रहा है कि आपके पास कॉर्नर कार्बन होता है और हाइड्रोजन मेंशन नहीं करते, लेकिन यहाँ पे देखो इस कॉर्नर पे तो मेंशन नहीं किया हमने, इस पे भी आपके पास 2 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, लेकिन हमने ये पर्टिकुलरली हाईलाइट कर दिए क्योंकि हमने इसी की बेसिस पे सिस और ट्रांस आइसोमर्स देखने थे। इसके आइसोमेरिक फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं। क्यों एग्जिस्ट करी हैं? क्योंकि यहाँ पे वो कार्बन्स जिन पे ब्रांचेस अटैच हैं, पहले वहां पे अल्कीन्स में हम क्या देख रहे थे, वो कार्बन जो डबली बॉन्डेड थे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वो कार्बन जिन पे ब्रांचेस अटैच्ड। अब हम उन ब्रांचेस को देखेंगे, रूल वही है कि डिफरेंट होनी चाहिए, आइडेंटिकल नहीं। अब अगर हम देखें कि आपके पास ये कार्बन है और ये कार्बन है जिसपे ब्रांचेस, हमने देखा ये कार्बन एक CH3 एक H, दो डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। इसको चेक किया, CH3 और H डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। अगर यहाँ HH आ जाता दोनों जगह या दोनों जगह CH3 आ जाता तो फिर इसके आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होते। अब डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। अब क्या है आपके पास, प्लेन के लिए हम आपके देखो ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो यही आपका प्लेन है। दोनों CH3 प्लेन के एक तरफ, दोनों हाइड्रोजन प्लेन के एक तरफ, तो ये सिस आइसोमर हुआ। ये CH3 है
प्लेन के ऊपर, और ये है CH3 बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ये जिससे दूर है, डायगोनली अटैच्ड है, तो ये आपके पास क्या हुआ, ट्रांस आइसोमर। 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन हैज नो पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्यों पॉसिबल नहीं है? दोनों आइडेंटिकल हो गए ना, सेम ग्रुप होगा। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे, वो भी आइडेंटिकल हो गए। तो अगर आपके कार्बन पे आइडेंटिकल ग्रुप्स आ जाएं तो फिर उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होते। तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे। राइट, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।